नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तराखंड के 550 सरकारी स्कूलों को उद्योगपति गोद लेंगे, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों का कायाकल्प होगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शिक्षा विभाग और उद्योग समूहों के बीच एमओयू साइन किया जाएगा। इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं जैसे कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और खेल के मैदान उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत जिन 550 विद्यालयों को गोद लिया जाएगा, उनमें अधिकांश स्कूल दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। इसका उद्देश्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित स्कूलों में छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। क्या उद्योगपतियों को देने के बाद स्कूलों की स्थिति सही होगी? फिलहाल उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के हालात बहुत ज्यादा खराब है। हालत इतनी खराब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक कह चुके हैं कि स्कूलों की हालत सही करनी होगी। दूसरी तरफ विपक्ष में सवाल खड़े कर दिए हैं कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि अब स्कूलों को आपको गोद देना पड़ रहा है। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिर सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की जिम्मेदारी क्या अब निजीकरण से ही हल होगी? तो ये बड़ा सवाल है कि क्या सरकार के बस के बाहर है स्कूलों को सुधारना, जिसकी वजह से उद्योगपति अब इन स्कूलों को गोद लेते हुए नजर आएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराते हूँ। हमारे साथ शांति भट्ट, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। शांति भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच में मौजूद हैं। सुनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत शांति भट्ट जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि विपक्ष के आरोप हैं कि आखिर क्या निजीकरण से ही शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? क्या सरकार के बस की बात नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो स्कूलों का कायाकल्प भी हो जाएगा। इस फैक्ट से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या तथ्य? अब देखिए, हम लोग भारत के संविधान से गवर्न होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारें लो क्लास से चलती हैं, लोकतंत्र लो क्लास से चलता है। और वर्ष 2009 का कालखंड था केंद्र सरकार का, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कालखंड में 86वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया और वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसको भारत के संविधान के जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारा मैग्ना कार्टा है, भाग 3 उसके अनुच्छेद 22 से 35 तक में जो हमको नागरिकों को अधिकार मिले हैं, उसका अनुच्छेद 21, उसमें अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया और शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था करे। इस घटना से ये जो पूरी आपकी मैंने रिपोर्ट देखी अभी तक, और सरकार जो निजीकरण के रास्ते पर चली है, इससे लगता है कि सरकार पल्ला झाड़ रही है, सरकार के बूते की बात नहीं रही है, सरकार के बस का नहीं रही है। तो जब सरकार स्कूल जैसी प्राथमिक चीज को भी ठीक नहीं करेगी तो फिर सरकार होने का कोई मतलब नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि धामी सरकार कोई प्राइवेट सरकार हो गई है। तो ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप एक बेसिक प्राथमिक विद्यालय को भी ठीक नहीं कर पा रहे, और वो प्राथमिक विद्यालय जो केवल प्राथमिक विद्यालय नहीं है, वो केवल शिक्षा का मंदिर नहीं है, उसके अलावा आप उसे इलेक्शन में भी उसका यूज करते हैं, उसको आप पोलिंग बूथ के रूप में यूज करते हैं। हर बार उसमें चुनाव के लिए वोट डाले जाते हैं। पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, वो आपका पोलिंग बूथ है और उस पर आपकी नजर नहीं है। उसकी छतें जर्जर है, काई जमी हुई है, रास्ते नहीं है। लोगों ने इस बार देखा है पंचायत चुनाव में किस तरह से लोग उन विद्यालयों तक पहुंचे हैं। पोलिंग पार्टियां किस तरह पोलिंग पार्टियों ने वहां रात गुजारी है। कईयों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत फर्श उखड़ी हुई है, छत कब गिर जाए कुछ पता नहीं है। लोग डर के साए में बच्चों को अपने वहां नौनिहाल बच्चों को भेज रहे हैं। इसका एक सिर्फ कारण है वर्तमान की जो धामी सरकार है, 8 सालों से प्रदेश में जो सरकार है, उसका ध्यान केवल प्राइवेट विद्यालयों पर है, जो इनके निजी विद्यालय हैं। और मैं खुले मन से कहता हूं, इनका ध्यान शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के अलावा कहीं नहीं है। अगर आप उठाकर देखेंगे, इनके 47 विधायक हैं, 8 सांसद हैं, इनकी मैक्सिमम एमपी फंड और एमएलए फंड इन्हीं विद्यालयों में खर्च हो रहा है, शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में। ये मेरा सीधा आरोप है। और इन्होंने जो सरकारी विद्यालय हैं, जो गांव के विद्यालय, उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ है। इनका ध्यान उन विद्यालयों की तरफ नहीं है। अब जब इस पंचायत चुनाव में लोगों ने देखा, जब लोग मत डालने गए, लोगों ने देखा इनके तो जर्जर हालत है, तब ये डिमांड उठी। अब सरकार कह रही है हमको प्राइवेट दे देंगे। तो ये बहुत
नकारापन है सरकार का, अगर सरकार इन विद्यालयों को ठीक नहीं कर पा रही। बिल्कुल, और इस पर सरकार विचार कर भी रही है। लेकिन विपक्ष का आने वाले समय में क्या स्टैंड होगा, इस मुद्दे को कहां तक लेकर जाएंगे आप लोग, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। 550 के करीब स्कूल जो हैं उद्योगपतियों के हाथ में दिए जाएंगे। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के नाते देश जब आजाद हुआ 1947 से लेकर आज, आप देखिए ऐसा कोई गांव नहीं है जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जहां हर दूसरे गांव को छोड़कर जूनियर विद्यालय नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है। हमने लगभग हर जगह विद्यालयों की स्थापना की है। और आप देहरादून से लेकर सुदूर बद्रीनाथ जी तक जाएंगे, माणा तक जाएंगे, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, ये सब कांग्रेस के जमाने में दुरुस्त हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी को केवल इनकी मेंटेनेंस करनी थी, ये मेंटेनेंस तक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हालात हैं। अब आप क्या कहेंगी, आज 11 सालों से केंद्र की सरकार है, 8 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप ये तक नहीं कर पा रहे हो तो ये तो बहुत ही दुखद बात है इस सरकार के लिए कि इतनी भारी भरकम सरकार जो अपने को डबल इंजन और पता नहीं कितने इंजनों की सरकार कहती है, जो अपने को धाकड़ सरकार कहती है, वो विद्यालयों को भी ठीक नहीं कर पा रही है। तो ये तो बहुत बड़ा नकारापन है। इससे सरकार की साख बनेगी नहीं, बल्कि सरकार की साख इससे गिर रही है कि आप एक विद्यालय जैसे मूलभूत व्यवस्था में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। और जब हमारा संविधान कहता है कि ये अनुच्छेद 21 ये हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा पाना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को आप प्राइवेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ देखिए डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी भी जुड़ी हुई है, सीधा उनका रुख करते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि शायद सरकार के बस का नहीं है कि वो स्कूलों का कायाकल्प कर सके, इसलिए आप लोग निजीकरण का रास्ता अख्तियार करने जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है और प्रदेश के अंदर जब जनता के हित में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो मुझे लगता है कि उस वक्त जो है विपक्ष को भी थोड़े मीठे बोल रखने चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का भला हो रहा है, चाहे एनजीओ के माध्यम से हो रहा है, चाहे कोई अडॉप्ट कर रहा है। किसी भी योजना का अगर लाभ हमारी जनता को परोक्ष और निरपेक्ष रूप से मिलता है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि राजभवन में जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें हमारे जो उद्योगपति हैं उनको किस जो वहां पे बुलाया गया है वो इसी वजह से बुलाया गया है ताकि सीएसआर फंडिंग के माध्यम से जो है, क्योंकि सीएसआर फंडिंग उनको देनी होती है, तो वो सीएसआर फंडिंग का लाभ जो है हमारे बच्चों को मिले। जहाँ पे स्कूलों में हमारी कहीं कमियां हैं या कहीं पे इंफ्रा को मजबूत करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसे सीमांत क्षेत्रों से चित्र आते हैं या ऐसे वीडियोस आते हैं कि यहाँ छत कच्ची है, यहाँ पे शौचालय की कमी है, यहाँ पे एक ही शौचालय कोविड के लिए है। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ पे कुछ न कुछ छोटा मोटा रहता है। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए अगर उद्योगपति अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है हमें उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को वो शिक्षा मिलने वाली है, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा मिलेगी, उनको इंफ्रा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और हर प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासेस होती हैं, स्मार्ट प्रोजेक्ट्स आजकल स्कूलों में चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुद मैं एक सेंटर प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ जिसमें हम लोगों ने जो है जो लैब है, लैब ऑन टैब वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहे हैं, जो बच्चे 3rd क्लास से 3rd ऑनवर्ड जो है प्रैक्टिकली नॉलेज जो है जो कई बार स्कूलों में नहीं मिलती है। क्योंकि हमने खुद देखा जब तक हम लोगों को हमारे टाइम के दौरान स्कूलों में जब साइंस लगती थी तभी वो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते थे, 3rd से लगती थी, 5th से लगती थी। लेकिन अब जो है अब शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि 1st क्लास से जो है सारे सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, तो हर बच्चे को हर प्रकार की नॉलेज मिले। और उनके लिए जो स्कूलों में जहाँ पे भी व्यवस्था जिस प्रकार से उनको हाईटेक किया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, अगर उसके लिए हमारे साथ उद्योगपति आ रहे हैं तो मैं पूरे प्रदेश की ओर से उनका धन्यवाद करती हूँ। उनके आभारी हैं हम कि वो अपने सीएसआर फंडिंग से हमारे जो स्कूल है, जो शिक्षा है, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं।
तो मैं भट्ट जी की बात से बिल्कुल भी मुझे लगता है कि हम किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए और थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है जर्जर हालत है, ऐसा इसलिए है बड़े से बड़े लोग जो है, कांग्रेस पार्टी कितने एनजीओ के साथ में काम करती है ये बता दें कि जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर में थे तो कितने बड़े बड़े फाउंडेशन इनके साथ काम करते थे, तो इनको क्या आवश्यकता पड़ी थी। तो यहाँ पे जो है जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रदेश हित सबसे बड़ा होना चाहिए, प्रदेश हित सर्वोपरि है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। तो थोड़ा सा हमें जो है अपने, अगर प्रदेश के अंदर कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सभी को सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। हो सकता है क्योंकि उन्होंने 60-70 वर्षों बहुत कार्य किया है, विदेशों तक उनके अच्छे लिंक्स हैं, उन लिंक्स का वो यूज करके अपने बच्चों के लिए प्रावधान करवा सकते हैं, उन उद्योगपतियों का साथ हम लोगों को दिलवा सकते हैं। थोड़ी मुहिम में अगर आप भी आएंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश के लिए पक्ष और विपक्ष ठीक है शांति भट्ट जी, अगर स्कूलों की बेहतरी आप लोग चाहते हैं और अगर बेहतरी इस हथकंडे से सही हो सकती है तो इसमें हर्ज क्या है, ये सवाल है सुनीता जी का। देखिए सुनीता जी मेरी बहन है और उनके सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन आप देखिए ना, जो उत्तराखंड की सरकार है उसका जो बजटीय व्यवस्था है, जो शिक्षा विभाग का बजट है, वो उस बजट का क्या है, उस बजट के हाल अगर आपको पता है। और जैसे मैंने अभी कहा कि 47 एमएलए और 8 सांसद हैं और प्रत्येक एमएलए को एक साल में 5 करोड़ रुपए इन्हीं कामों के लिए मिलते हैं और एक सांसद को भी 5 करोड़ रुपए इन्हीं कामों के लिए मिलते हैं। अगर आप सिर्फ एक साल का परिवेश जोड़ेंगी तो ये करीबन 70 करोड़ से ऊपर की राशि होती है। एक साल का परिवेश बता रहा हूं मैं। और अगर 4 साल इस सरकार को हो गए, 4 साल का परिवेश जोड़ेंगे आप तो कितनी भारी भरकम धनराशि है। मैं बहन सुनीता से ये पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, इनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके एमएलए और एमपी का फंड जा कहां रहा है, कहां जा रहा है वो फंड, इतना भारी भरकम फंड, इतने करोड़ों रुपए की धनराशि आखिर वो किस काम में लगा रहे हैं। न तो गांव के रास्ते ठीक हुए, न गांव की सड़कें ठीक हुई, न गांव के विद्यालय ठीक हुए, न गांव में पेयजल की समस्या ठीक हुई, बिजली की तारें गांव में लटक रही हैं। तो आखिर आपको पैसा कहा रहे हैं, कौन से जन कल्याण के लिए लगा रहे हैं। हम उस पर श्वेत पत्र चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये उस पर श्वेत पत्र जारी करे, इनकी एमपी और एमएलए का फंड कहाँ जा रहा है, उस पर हमको बहुत शंका और आशंका है कि वो फंड कहीं और इनके निजी विद्यालयों में खर्च हो रहा है, सरकारी विद्यालयों में नहीं हो रहा है। ठीक है। और सुनीता विद्यार्थी जी, आप लोग की नियत पे शक कि आखिर फिर इस फंड का क्या उपयोग किया जा रहा है, जब सरकारी अस्पताल जो स्कूल हैं उनकी भी व्यवस्था आप लोग नहीं दुरुस्त कर पा रहे हैं और इसी वजह से उद्योगपतियों को गोद देना पड़ रहा है, तो फिर आखिर उस फंड का क्या इस्तेमाल हो रहा है। देखिए जो इन्होंने एमपी और एमएलए की निधि की बात करी, एमएलए की निधि तो आपको सबको मालूम है कि कहाँ पे हर क्षेत्र में रास्ते बनाने से लेके मंदिरों का जीर्णोद्धार करने से लेके जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को, हर गरीब को जो है सहूलियत देने के लिए होता है। एमपी की जहां तक इन्होंने बात करी और एमपी निधि की अगर खासकर हम बात करें, देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अभी इवन आज से ही ये जो है अभियान शुरू हो गया है कि प्रत्येक लोकसभा वार वो जो है समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। जैसे कि आज जो है टिहरी लोकसभा के हमारी जो रानी जी वहां से एमपी हैं, उनके साथ आज उनकी बैठक है जिसमें तमाम सभी मुद्दों पर ये बात होने वाली है और कहाँ पे, किस क्षेत्र में, कहाँ पे, कौन से ब्लॉक में, तहसील में, गाँव में, मंडलों में किस तरीके से उस निधि का उपयोग होना है, स्कूलों में होना है, रोजगार की दृष्टि से होना है, हमारे अन्य जो उद्योग है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, किस से कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से उसका उपयोग होना है, उस विषय में सारी चर्चा रहेगी। लेकिन ये वाजिब क्वेश्चन है क्योंकि देखिए मैं भट्ट जी बहुत हमारे सीनियर नेता हैं और मैं बहुत सम्मान भी करती हूँ। जो लोग जड़ों से जुड़े हुए होते हैं उनको पीड़ा होती है। कई बार क्या होता है कि हमारी निधि जो है पूरे साल में या हम पूरा कार्यकाल देखते हैं तो खर्च नहीं हो पाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि विपक्ष इसमें डेफिनेटली अपना धर्म निभाए कि कहाँ हो रही है, क्या क्या कार्य हो रहे हैं, इनका पूरा हक बनता है ये पूछने का। और हम लोगों की अकाउंटेबिलिटी है क्योंकि जनता ने हमको जिताकर भेजा है, पूरे विश्वास के साथ भेजा है, उम्मीद के साथ भेजा है कि जो निधि आपके पास में है वो ऐसा ना हो कि वापिस हो जाए या वो खर्च ही ना हो।
तो उसका इस तरीके से उपयोग हो कि जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन के पास वो पहुंचे। तो इसी विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले लोकसभा वार जो है सभी सांसदों के साथ में बैठेंगे, उसके बाद विधानसभा वार ठीक है, यानी कि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होगी और फिर ही कुछ निर्णय लिया जाएगा इनका। भाजपा चुनकर आए हैं, उन सबके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे। उनके जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, कई बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बहुत टाइम से पेंडिंग होती हैं, कई बार उसमें सेंट्रल इंटरवीन भी रहता है, बहुत सारे ऐसी इंटरफेरेंस रहती है कि वहां से मंजूरी लाइए, वहां से एनओसी लाइए, वहां से ये करिए। तो ऐसे क्योंकि हमारी भौगोलिक जो परिवेक्ष्य है वो इस तरीके का है कि कई बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें जो है हम लोगों को योगदान चाहिए होता है। तो ऐसी सभी विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता रख रहे हैं और आज से उन्होंने शुरू कर दिया है। और हमारी नीति देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के ऊपर हमारा जो फंड है वो खर्च हो। अब वो बीमारी को लेकर है, बहुत सारी बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे हैं और ये फंड का यूटिलाइजेशन भी एक मुद्दा हो जाता है इसमें से। लेकिन शांति भट्ट जी, क्योंकि सवाल ये है कि बेहतरी होगी कि नहीं होगी, ये भी तो सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास सुनीता जी, आपके पास शांति भट्ट जी। आप वो अपनी अकाउंटेबिलिटी समझ रही हैं कि आखिर इस फंड का क्या होता है। वो कह रही हैं आपका बिल्कुल राइट है, आप पूछिए, हम बताएंगे। देखिए, सुनीता जी ने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है कि 8 सांसदों की मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे हैं। मैं तो धन्यवाद कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपके जो 8 सांसद हैं जो बिल्कुल नदारद हैं, जनता ने उन्हें देखा नहीं, कहाँ है चुनाव के बाद, वो तो कहीं धरातल पर है नहीं, लोगों ने देखा ही नहीं उनको। और टिहरी की सांसद को तो आप टिहरी के किसी गाँव में, मेरा आपको ये चैलेंज है इस डिबेट के माध्यम से, आप किसी गांव में फोन कर लीजिए टिहरी की, अगर महारानी जी का दर्शन कहीं हुआ हो चुनाव के बाद, एक बैठक में वो जरूर आती हैं, कभी कभार वो भी जिला मुख्यालय पर आती हैं, डीएम के साथ बैठक करती हैं और वहीं से चली जाती हैं। उसके अलावा वो किसी भी सामाजिक दायित्व के काम में नजर नहीं आई हैं। अगर इस समीक्षा बैठक में उनके दर्शन हो जाएंगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे। ऊपर से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन विद्यालयों को ये कह रहे हैं कि इनको प्राइवेट सामाजिक दायित्व उत्तरदायित्व के तहत सीएसआर की बात मेरी बहन ने कही, सीएसआर फंड एक सामाजिक उत्तरदायित्व का फंड होता है जो निजी कंपनियां, बैंक्स और जो डैम्स हैं, उनमें जितनी बड़ी परियोजनाएं होते हैं उनमें एक फंड होता है, निश्चित रूप से वो फंड होता है। उस फंड का उपयोग होना चाहिए, ये अच्छी बात है कि उसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग केवल आप विद्यालयों के भवनों के तक सीमित कर देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। उसका उपयोग हमने कोविड काल में देखा है, उसका उपयोग हम देखते हैं कि जगह जगह, चाहे वो पेयजल के फिल्टर लगते हैं या बैंक अपने फिल्टर कहीं लगा देते हैं या और भी कहीं फर्नीचर दे देते हैं, कहीं कंप्यूटरीकृत कर देते हैं, इस तरह के कामों में उनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जो इनके 8 सांसद हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर एक सांसद एक अपने क्षेत्र के गांव को गोद लेगा, 1 या 2 गांव को गोद लेगा। अब मैं इनसे पूछता हूं कि आप, हमारी सांसद ने कौन सा गांव गोद लिया था और उस गांव के विद्यालय की क्या स्थिति है, कृपया करके ये मुझे बता। ठीक है, वाजिब सवाल सुनीता जी, जवाब आपका है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सीएसआर जी देखिए, मैं उसी पे आ रही हूँ। सीएसआर फंडिंग से जो है वो बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं और इनको सिर्फ विद्यालयों तक सीमित नहीं किया जा रहा है। ये थोड़ी सी जो अपडेशन है वो ये है कि कुछ कंपनियों का एक पायलट प्रोजेक्ट अभी हमने शुरू किया है, जो हम कुछ स्कूलों को लेकर उसमें जा रहे हैं। 400 कुछ जो स्कूल हैं और 500 से ज्यादा जो हमारे पास अभी उद्योगपति जो यहाँ पे आज पधारे हुए हैं, उनके माध्यम से हम जो है एक पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जहाँ पे दिव्यांगों के लिए सीएसआर फंड इस्तेमाल किया जाता है, या कोई आपदा आ जाती है वहाँ पे उनके माध्यम से एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे वनाग्नि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई जगहों पे जो है सीएसआर फंडिंग से लोगों को मदद मिलती है और उनको हम सीमित नहीं कर रहे हैं। हजारों कंपनीज हैं
मतलब मैं ये कहूँ हजारों लाखों कंपनीज हैं, और लाखों कंपनीज जो है उनमें से हमने कुछ कंपनियां जो है वो चुनी है जो इन स्कूलों के लिए काम करेंगी, और ऑलरेडी वो स्कूलों में ही काम कर रही हैं। जो कंपनीज एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, जो संगठन एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जो एजुकेशन में ही काम कर रहे हैं, वही कंपनीज जो है CSR का जो फंड है वो एजुकेशन को देगा। बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो अलग अलग जगह पे बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से जनता को लाभान्वित किया जाता है। अब रही बात, इन्होंने जब गांव अडॉप्शन की बात करी, देखिए आपने देखा कि हमारे यहाँ पे अभी हमने विकसित भारत। राजा क्या करेगा? राजा कुछ नहीं करेगा। राजा रानी तो जिसकी होगी बेचारी उसकी होगी, जानिए रानी बिल्कुल, देखिए ये मैं दुरुस्त कराती हूँ। ये कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज देखिए थोड़ा सा। जी आप पूरा कीजिए सुनीता जी। हाँ, तो देखिए क्या है कि जो विलेज अडॉप्ट करने की इन्होंने बात रखी, उनमें क्या काम हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं जो ब्लॉक स्टेट लेवल की ब्लॉक स्तर पर आती हैं, उन ब्लॉक स्तर के अंदर जो उन्होंने गांव अडॉप्ट किए हैं वहां पे उनका लाभ मिला या नहीं मिला, इसकी हर 6 महीने में हमारी समीक्षा बैठक होती है और प्रत्येक सांसद को रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। सुनीता विद्यार्थी जी, कहाँ पे अब ये जो जिला योजना समिति की बैठकें होती हैं, बट भाई साहब आप वो तो सब ठीक है सुनीता जी, लेकिन मेरा भी एक मूल प्रश्न है, मेरा भी एक प्रश्न है कि आखिर अब जब ये इसका निजीकरण होगा, उद्योगपति स्कूलों को गोद लेंगे, उसके बाद इन स्कूलों का कायाकल्प हो जाएगा, इसकी गारंटी किसकी होगी फिर? देखिए निजीकरण नहीं हो रहा है, निजीकरण ये गलत शब्द में यहाँ पे चलिए मान लीजिए गोद ले लिया, अगर उद्योगपतियों ने गोद ले लिया तो फिर इसका कैसे, फिर इसकी जो अगर इसका कायाकल्प नहीं होता है तो इसकी गारंटी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी फिर किसकी? नहीं, गारंटी क्यों? गारंटी भाजपा दे रही है ना, भाजपा गारंटी ले रही है हर चीज की। तो शिक्षा तो हमारे लिए, देखिए शिक्षा, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट भाजपा इसकी गारंटी देती है और दी भी है। और जिस उम्मीद के साथ भाजपा को जनता ने अपना समर्थन दिया है, जनता ने जो विश्वास और आशीर्वाद दिया है, हम लोग देखिए निश्चित रूप से परिवर्तन लाएंगे। शिक्षा में जो है अमूलचूल जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे जब हमारे बच्चों के पास में उनको बैठने के लिए, उनको समझने के लिए। मैं आपको बताऊं, जब मैं खुद प्रोफेसर थी तो हमारे कॉलेज में लैब्स नहीं होती थी, तो मैंने जो है वर्चुअल लैब IIT रुड़की के साथ में MOU किया था। मेरे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल के जो है वहां YouTube में बैठकर IIT रुड़की में वर्चुअल लैब करते थे। तो जब आपके पास साधन होते हैं, सुविधाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। बस नीयत साफ होनी चाहिए और नीयत भाजपा की क्लियर है कि हमें यहाँ पे शांति भट्ट जी के क्षेत्र में वो कह रही है अगर उद्योगपति गोद भी लेंगे तब भी अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा लेने को तैयार है, तब तो विपक्ष को नहीं दिक्कत होनी चाहिए, मुझे लगता है। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ होती तो अभी पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का और अन्य अखबारों में जो बयान छपा है कि हम एक संख्या उन्होंने बताया कि इतने स्कूल बंद करने जा रहे हैं, तो वो स्कूल बंद नहीं होते। इतना बड़ा पलायन हो गया है कि बहुत सारे ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में कहीं 2 बच्चे हैं, कहीं 4 बच्चे हैं, कहीं पड़ोसी देश नेपाल के बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए स्कूल चल रहा है। ये हालत है स्कूलों की, अगर आप ग्रामीण अंचलों में देखेंगे बहुत बुरा हाल है। और इसका बड़ा कारण है कि सरकार ने कभी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। इनके जो शिक्षा मंत्री हैं वो सर्वाधिक पूरे प्रदेश में यूं तो 5 मंत्री पद खाली हैं, लेकिन जो 5 जो हैं भी मंत्री, उनमें से भी शिक्षा मंत्री सबसे अधिक विदेश भ्रमण वाले शिक्षा मंत्री हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का अगर किसी पर आरोप लगा है तो शिक्षा मंत्री के विभागों पर लगा है, चाहे वो सहकारिता का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर तरफ से आप देखिए इनके शिक्षा मंत्री सबसे ज्यादा विदेशों में रहते हैं। और फेरिस्त है देशों की कि इस देश में इतने दिन रहे, इस देश में इतने दिन रहे, इस देश में इतने दिन रहे, उनका ध्यान ही नहीं है शिक्षा व्यवस्था पर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनकी नीयत साफ नहीं है शिक्षा के मामले में, और कम से कम ये भारत के संविधान को अंगीकृत करे और अनुच्छेद 21A का पालन करे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा पाना 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार है, वो उनका राइट है, राइट टू एजुकेशन है। RT एक्ट है देश में, उस एक्ट का सरकार पालन करे और नौनिहालों को शिक्षा प्रदान करे।
केवल ये बस। पूंजीपतियों के भरोसे ना छोड़े, ताकि पूंजीपतियों को वो संपत्ति सौंप दे, बिल्कुल। और संपत्तियां बिल्कुल, और यही सुनिश्चित करना, और इसीलिए मेरा भी यही मूल प्रश्न था सुनीता जी से कि आखिर ये सुनिश्चित हो कि कायाकल्प होगा स्कूलों का और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, ये सरकार की जिम्मेदारी रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।